हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है स्टूडेंट की केमिस्ट्री में हमारा सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर चल रहा है और उसमें जो उत्प्रेरण वाला था वो समाप्त हो चुका है। इस टाइम मैं आपको कोलाइडल स्टेट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ से एक आध दो पॉइंट कभी कभी पूछ ले जाते हैं, यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है दबा लेना, जिससे आगे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ओके बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। बंसल क्लासेस का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। कोटा के एक प्रतिष्ठित संस्थान है जहां पर आईटी जेईई मेंस की तैयारी कराई जाती है। आप सभी ने इसका नाम तो जरूर सुना होगा। तो स्टूडेंट, बंसल क्लासेस के टॉप एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी पर टीच करने वाले हैं जेईई मेन एंड एडवांस 2023 के लिए, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं आपको पूरा बता दूं कौन कौन से टीचर हैं। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो समीर बंसल हैं, एमडी हैं बंसल क्लासेस कोटा के, 18 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है। एक्सलेट द मोमेंटम ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर आईटी जेईई 2023 मैथमेटिक्स, ठीक है। और ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, स्पार्क बैच, ये 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, वॉक द शॉर्टेस्ट पाथ टू एस आई टी जेईई 2023 विद आरती बंसल। ये है डायरेक्टर हैं बंसल क्लासेस की, इनको 20 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है बच्चों। उसके बाद स्टूडेंट आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सर हैं शाहनवाज फयाज, इनको 19 प्लस ईयर एक्सपीरियंस है। और ये भी आपको 10 दिसंबर से जो बैच स्टार्ट हो रहा है स्पार्क बैच, उसमें आपको पढ़ाने वाले हैं। देखो आपको बेनिफिट्स क्या हैं इस बैच से स्टूडेंट। जेईई 2023 एस्पिरेंट्स, अगर आप 10th या 11th में हो, आने वाले हो, या फिर 10th में पढ़ रहे हो फिर 11th में आने वाले हो, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि जैसे आपको हॉलीडे मिलेगा उसमें आपके पास प्रिपरेशन करने का मौका है विद कंप्लीट एंटायर 11th पोर्सन अराउंड अक्टूबर। और अक्टूबर तक आपका जो 11th का पोर्शन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। देयर विल बी ब्रेक फॉर बोर्ड्स, जैसे आपको देखो बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसके बाद छुट्टियां मिलेंगी, उनमें आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लास 10th एस्पिरेंट्स हु वांट्स टू स्टार्ट अर्ली एंड फिनिश अर्ली एंड देन रिवाइज, जो बच्चे 10th में हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे से सिलेबस करना चाहते हैं आईटी जेईई का, तो वो बच्चे जरूर ज्वाइन करें स्पार्क बैच को। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो स्टूडेंट्स। तो देखो आज हम पढ़ाने वाले हैं बच्चों आपको कोलाइडी विलियन का क्लासिफिकेशन। देखो कोलाइडी विलियन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करा दूंगा, टेंशन मत लो। तो स्टूडेंट को कोलाइडी विलियनों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। 3 टाइप्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं। अवयवों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, अवयव आप सभी जानते हो, एक परिक्षिप्त परावस्था होती है, दूसरा परिक्षेपण माध्यम होता है। ये होते हैं हमारे अवयव का, ठीक है ना। परिक्षेपण माध्यम होता है उसकी प्रकृति के आधार पर। परिक्षेपण माध्यम आप सभी जानते हो ना। देखो 2 चीजें आपको फिर क्लियर करा दूं। परिक्षिप्त प्रावस्था, ये 2 टर्म्स मैंने आपको बताए हैं कोलाइडी विलियन में, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने बच्चों, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है बच्चों, ये होती है हमारी सॉलिड वाली, ठोस। और ये वाली क्या होती है हमारी, जिसमें घोला जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये विलय होता है हमारा, इस प्रकार से भी आप समझ लो। और ये बच्चों हमारा विलायक होता है, ठीक है। ऊपर वाला विलय होता है और ये वाला विलायक होता है। इतने से समझ लो कि अगर हम परिक्षिप्त प्रावस्था की बात करें तो उसका मतलब विलय की बात कर रहे हैं, और परिक्षेपण माध्यम की बात करें तो इसका मतलब हम विलायक की बात कर रहे हैं। ये 2 चीजें आप समझ लो अच्छे से, क्योंकि यहां पर मैं आपको विलय और विलायक नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं बोलूंगा परिक्षिप्त प्रावस्था तो इसका मतलब है विलय, और बोलूंगा परिक्षेपण माध्यम तो इसका मतलब है विलायक। क्लियर है। और दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर। और तीसरा है परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण के आधार पर। तो ये 3 टाइप्स हैं जिनके आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया है। देखो विलियन के मैंने आपको 9 प्रकार बताए थे, शायद बस सभी बच्चों को पता होंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से कोलाइडी विलियन के अवयवों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर इनको भी हम 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो 9वां पार्ट है उसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर गैस है, गैस में घोल रहे हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा स्टूडेंट वो वास्तविक विलियन कहलाता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको नहीं दिखाया। वो परिक्षिप्त प्रावस्था या परिक्षेपण माध्यम उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो एक वास्तविक विलियन बन गया, और वास्तविक विलियन जो है वो कोलाइडी विलियन का टाइप नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हो अगर कोलाइडी विलियन है तो इसमें जो विलय है, जो परिक्षिप्त प्रावस्था है, उसके कणों का अगर 1 × 10⁻⁷ से 1 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर व्यास होना चाहिए। सभी को पता होगा ये चीज, तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ बच्चों। तो देखो यहाँ पर मैं आपको यही चीज समझाने वाला हूँ। यहां पर आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसको हम क्या कहेंगे बच्चों, विलय, ये क्या है हमारी विलय है, और ये है परिक्षेपण माध्यम, इसका मतलब ये क्या है हमारा विलायक।
और देखो ये चीज़ें, ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये स्टूडेंट अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। यहाँ तो मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे ऐसे होता है, समझना आपको खुद ही पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं करा रहा हूँ, बल्कि मैं सैद्धांतिक रूप से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिकल ये चीज़ समझने का प्रयास करोगे, खुद करके देखना है तो प्रैक्टिकल तो आप खुद कर सकते हो, तो आपके समझ में और अच्छे से आ जाएगा। देखो अगर द्रव है, अगर उसको गैस में घोला जा रहा है, अर्थात द्रव जो है स्टूडेंट, ये परिक्षिप्त प्रावस्था है हमारी, और परिक्षेपण माध्यम हमारा क्या है, गैस। तो ये जो विलयन बनेगा, ये बनेगा स्टूडेंट द्रवों का एरोसोल, इसको क्या कहेंगे हम, द्रवों का एरोसोल। अब इसका मतलब क्या है, तो स्टूडेंट अगर कोई भी ठोस है या फिर कोई भी द्रव है, अगर हम उसको गैस में घोल रहे हैं, अगर हम उसको गैस में घोल रहे हैं तो हमें एरोसोल प्राप्त होते हैं। अगर द्रव को गैस में घोला जा रहा है तो उसको हम द्रवों का एरोसोल कहेंगे, और अगर ठोस को गैस में घोला जा रहा है तो उसको ठोसों का एरोसोल कहा जाता है। क्लियर है? तो अगर ठोस या द्रव को गैसों में घोला जाता है तो उसको हम एरोसोल कहते हैं। इतना क्लियर है सभी को? तो यहां पर है द्रवों का एरोसोल। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कोहरा है, बादल है, धुंध है। अगर कोहरा होता है तो आप सभी देखते हो स्टूडेंट, आप सभी जानते हो कि वायु है, वायु बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है। तो वायु हमारी क्या है, गैस है। तो यहाँ पर जो विलायक है वो तो गैस हो गया। अब द्रव की बात करें तो आप सभी जानते हो कि जब कोहरा होता है तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर का मतलब नमी होती है, और नमी क्या है, हमारा द्रव है, लिक्विड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर ये आपका एग्जाम्पल है कोहरा, बादल, धुंध। धुंध आप सभी देखते हो, धुंध का मतलब जानते हो, जैसे गाड़ी चलती है तो बहुत सारी धुंध सी पैदा हो जाती है, या फिर बादल होते हैं आसमान में, तो वो सभी जो है स्टूडेंट इसी का एग्जाम्पल है। द्रवों का एरोसोल हमारा कोलाइडल सिस्टम हो जाएगा, कोलाइडी तंत्र हो जाएगा। सेकंड की बात करें, अगर ठोस है तो ये तो हमारा स्टूडेंट आप सभी को पता है, परिचित प्रावस्था है, तो ये विलय हो गया। और अगर इसको आप गैस में घोल रहे हो तो आपको पता है बच्चों कि ठोसों का एरोसोल प्राप्त होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो ज्वालामुखी की धूल, तो आपने तो ज्वालामुखी नहीं देखा होगा, तो ज्वालामुखी की जो धूल निकलती है बच्चों, वो इसी का एग्जाम्पल है, ठोसों का एरोसोल। अब देखो गैस है, अब उसमें आप सभी जानते हो ज्वालामुखी जब फूटेगा तो उसमें देखो गैस, तो गैस फॉर्म तो होगी, लेकिन उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, धुंध के टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो स्टूडेंट ठोस अवस्था में होते हैं। तो ठोस का गैस में विलयन बनेगा, जिसको हम कहेंगे ठोसों का एरोसोल। एग्जाम्पल की बात करें तो ज्वालामुखी की धूल हो गई या फिर धुआं हो गया। अगर देखो अगर आपके घर में तो नहीं होगा, अगर आप सिटी से गाँव से, तो आप बच्चों को पता होगा कि जब धुआं हो जाता है तो देखो गैस है, तो आपको जो परिक्षेपण माध्यम हो तो गैस है। बट जब हम उसको कोई भी लकड़ी जलाई जाती है बच्चों, तो जो पार्टिकल्स निकलते हैं, जो कण निकलते हैं, उनकी जो फॉर्म होती है वो होती है सॉलिड की। वो स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है। तो हम ठोस को गैस में घोल रहे हैं तो उसको बोलेंगे स्टूडेंट ठोसों का एरोसोल। एग्जाम्पल की बात करें तो ज्वालामुखी की धूल है, धुआं है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तीसरा है गैस का द्रव में विलयन। तो जब हम गैस को द्रव में घोलते हैं, गैस हमारा इसमें विलय है, परिक्षिप्त प्रावस्था है, और द्रव हमारा क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। ठीक है बच्चों? तो गैस को द्रव में घोला जा रहा है, तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा झाग या फोम। उसको क्या बोला जाता है, झाग या फोम। तो इस चीज को याद रखना कि जब किसी गैस को द्रव में घोला जाता है तो क्या बनेगा, तो बनेगा बच्चों झाग या फोम। जो कोलाइडल सिस्टम बनेगा वो क्या होगा, झाग या फोम। एग्जाम्पल की बात करें तो साबुन का झाग है, सोडा वाटर है। तो देखो सोडा वाटर आपने देखा होगा बच्चों, नहीं देखा है तो साबुन अगर आप कपड़े धो रहे हो या फिर नहा रहे हो तो आप सभी देखते हो झाग निकलते हैं। तो वो क्या होता है कि जो गैस है वो द्रव में मिक्स हो रही है, गैस को द्रव में घोला जा रहा है। अब आप कहोगे सर कहाँ गैस है कहाँ द्रव है, तो बच्चों जब आप साबुन से कुछ भी अगर कपड़े धो रहे हो तो देखो आप सभी को पता है कि जो झाग बन रहे हैं। तो बच्चों एक चीज बताओ कि झाग ऐसे ही बनेंगे क्या, झाग ऐसे ही बनेंगे, पानी है उसमें झाग क्यों नहीं बनते यार। अब इसका मतलब कि जब हम कपड़े धोते हैं तो साबुन में से क्या निकलती है, गैस निकलती है। साबुन में से क्या निकलती है, गैस। और गैस जो है वो किसके संपर्क में आ रही है, द्रव के। किसके संपर्क में आ रही है, द्रव के, जिसकी वजह से बबल से बन जाते हैं या झाग से बन जाते हैं। बबल्स क्यों बन रहे हैं, इसी वजह से बन रहे हैं कि उस साबुन से जब आप कपड़े धो रहे हो तो उसमें से बबल्स बनेंगे, और द्रव तो है ही संपर्क में, तो गैस को द्रव में घोला जा रहा है। तो गैस का द्रव में जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम झाग या फोम कहते हैं बच्चों। इसका एग्जांपल है आपका साबुन का झाग या फिर सोडा वाटर। अगले पॉइंट की बात करें तो जब हम द्रव को द्रव में घोलते हैं तो बच्चों बनता है पायस। क्या बनता है, पायस। अब एग्जाम्पल की बात करें तो दूध है, तेल है, दवाइयां हैं। दूध की बात करें तो ये भी हमारा क्या है, एक पायस फॉर्म है। क्या है, ये एक पायस है। अगर तेल की बात करें तो ये भी क्या, पायस है। दवाइयां जितनी बनती है, जितनी भी लिक्विड टाइप होती हैं, वो सभी की सभी क्या है स्टूडेंट, हमारी पायस ही बनेंगी, क्योंकि इसमें जो घोला जा रहा है स्टूडेंट वो भी द्रव है, और जिसमें घोला जा रहा है बच्चों वो भी द्रव है। तो दोनों की फॉर्म बच्चों एक जैसी है, इसी वजह से इस सिस्टम को नाम दिया गया है पायस। क्या नाम दिया गया इसको, पायस। एग्जाम्पल की बात करें तो लिक्विड आपका दूध हो गया, आपका ऑयल तेल हो गया, आपका मेडिसिन दवाइयां जो लिक्विड वाली होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी दवाइयां,
ठीक है, केवल लिक्विड फॉर्म वाली जो होती है उनको यहाँ पर लिया गया है। अगर हम ठोस को द्रव में घोल रहे हैं बच्चों, ठोस को अगर द्रव में घोला जा रहा है तो उसको बोला जाता है सॉल। क्या बोला जाता है उसको? सॉल। ठोस है, अगर परिक्षिप्त प्रावस्था हमारी कंडीशन क्या है? ठोस है, विलय हो गई, और अगर आप इसे द्रव में घोल रहे हो तो बच्चों ये क्या बनेगा? सॉल बनेगा। एग्जाम्पल की बात करें, पेंट है, स्याही है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। पेंट बनाते हो आप, अगर पेंट कलर करते हो, अगर आप आर्टिस्ट हो तो कलर करते होंगे, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बचपन में जरूर किए होंगे, ठीक है ना। तो उसमें बच्चों ठोस होता है, कलर जो हम ले रहे हैं वो ठोस है, और जिसमें हम अगर पानी मिला दें, अब अगर कलर बनाते हो तो आपको पता होगा वाटर मिलाते थे, तो वाटर हमारा क्या है? लिक्विड है। वाटर क्या है? लिक्विड है। तो ठोस को हम द्रव में घोल रहे हैं, तो बच्चों ये बनेगा जो वो होगा सॉल। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पेंट है, स्याही है, आप खुद एग्जाम्पल इनको प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। और अगर गैस को ठोस में घोला जा रहा है, गैस क्या है स्टूडेंट? हमारी परिक्षिप्त प्रावस्था है, मतलब विलय है, और इसको किस में घोल रहे हैं बच्चों? हम ठोस में। ये क्या है? हमारी परिक्षेपण माध्यम है, मतलब सॉल्वेंट है, इसको इसमें घोला जा रहा है, इसको इसमें घोला जा रहा है, तो बच्चों ये बनेगा ठोस फॉर्म। ये जो कोलाइडल सिस्टम बनेगा बच्चों, ये क्या बनेगा? ठोस फॉर्म। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका फॉर्म हो गया, रबर हो गया, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे तैयारी करते चले जाओ, अच्छे से हो जाएगी, टेंशन ना लो। अब यार ये सारी सारी प्रैक्टिकली होती है, मैं आपको कहूँ कि देखो बच्चों ऐसे ये हो रहा है, ऐसे वो हो रहा है, यार मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं आपको बताने का प्रयास करता, ठीक है। तो ये चीज़ें आप खुद तो कुछ तो प्रैक्टिकल्स आप खुद कर सकते हो। द्रव अगर आपका परिक्षिप्त प्रावस्था है, और परिक्षेपण माध्यम बच्चों अगर आपका ठोस है, परिक्षेपण माध्यम क्या है? ठोस है, और परिक्षिप्त प्रावस्था अगर आपकी द्रव है, तो बच्चों ये बनेगा आपका जेल। क्या बनेगा बच्चों? ये जेल। अब एग्जाम्पल की बात करें तो मक्खन है, दही है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ठोस हमारा परिक्षेपण माध्यम है, मतलब जिसमें घोला जा रहा है, और जिसको घोल रहे हैं बच्चों उसकी स्टेट क्या है, उसकी कंडीशन क्या है? वो द्रव है, लिक्विड है। और एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों हमारा मक्खन हो गया, दही हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। अगला है ठोस को ठोस में घोलना। ठोस का अगर ठोस में विलयन बनाएंगे बच्चों तो ये होता है ठोस सॉल। तो ये क्या बनता है? ठोस सॉल। और जितने भी मिश्र धातुएं होती हैं वो सभी की सभी बच्चों इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। और अगर आप कहोगे सर गैस का गैस में तो दिखाया नहीं, तो यहाँ पर आप एक नोट पॉइंट डाल के लिख लेना कि अगर दो गैसों को आपस में घोला जाता है तो दो गैसें परस्पर पूर्णतः मिश्रणीय होती हैं, तो जो विलयन बनेगा बच्चों वो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा, एक वास्तविक विलयन बनेगा। इसी वजह से हमने उसको यहाँ पर कंडक्ट नहीं किया है, क्योंकि वो ट्रू सॉल्यूशन बना रही है। उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उसे वास्तविक विलयन कहेंगे, क्योंकि उसमें विलय और विलायक दोनों के कणों का आकार समान है। बट इनकी कंडीशंस में ऐसा नहीं है, जो विलय है या फिर जो विलायक है दोनों अलग अलग टाइप से हैं, ठीक है। तो ये परिक्षिप्त प्रावस्था बच्चों, ये परिक्षेपण माध्यम है। उम्मीद करता हूं ये सारा का सारा मैटर आपको क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो बार इसकी खुद प्रैक्टिस करना बच्चों, आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे हम लोग दूसरा पॉइंट, मिटा देते हैं इसको। अब कुछ नहीं यार, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें, क्योंकि सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकली हैं इसी। और ये टॉपिक यार इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है ना, इसी वजह से इस पर ज्यादा अगर आप फोकस ना करो तो भी चल जाएगा। बट बेसिक यार, बेसिक आपको आगे जरूरत पड़ेगी बेसिक की, इस वजह से इसको तैयार कर लेना, ठीक है। चलो अब सेकंड पॉइंट डाल लीजिए, परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर। अब जो परिक्षेपण माध्यम होता है जिसको हम विलायक कहते हैं, उसकी प्रकृति के आधार पर जो कोलाइडी विलयन है वो कितने प्रकार के होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सेकंड पॉइंट आप सभी डाल लीजिए, परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। तो यहां लिखिए, परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर, परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर कोलाइडी विलयन निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो परिक्षेपण माध्यम है केवल वही चेंज होने वाली, उसी का नेचर चेंज होने वाला है। नंबर एक हाइड्रोसॉल, या इसको एक्वासॉल भी बोला जाता है, हाइड्रोसॉल। नंबर दो, अब देखो इसका एक और नाम आप सभी याद रखना, एक्वासॉल, ठीक है। नंबर दो एल्कोसॉल, एल्कोसॉल। नंबर तीन बेंजोसॉल, बेंजोसॉल। और नंबर चार एरोसॉल, ठीक है। तो ये परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर कोलाइडी विलयनों के टाइप्स हैं बच्चों, ठीक है। तो अब आप इसमें पहला पॉइंट डाल सकते हो, हाइड्रोसॉल। हाइड्रोसॉल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोसॉल? डोंट वरी, आई विल टेल यू।
तो हाइड्रोसॉल बच्चों होते क्या है, देखो जल में अगर हम कोई कोलाइडी विलेन बना रहे हैं तो उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोसॉल अथवा एक्वोसॉल, ठीक है। तो जल में कोलाइडी विलियन को, जल में कोलाइडी विलियन को हाइड्रोसॉल, बहुत इजी डेफिनेशन है तो इसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा, हाइड्रोसॉल अथवा एक्वोसॉल कहते हैं, एक्वासॉल कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो लिविंग सेल्स जितनी भी होती हैं उसमें जो रुधिर बहता है अगर उसकी फॉर्म लिक्विड है तो यहां मैं एग्जाम्पल लिख सकता हूं, जीवित कोशिका में तरल रुधिर, जीवित कोशिका में तरल रुधिर। जो लिविंग सेल्स होती हैं उसमें जो फ्लूइड टाइप आपका रुधिर है, ब्लड है, जीवित कोशिका में तरल रुधिर, इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको एक चीज याद रखनी है, अगर जल में हम कोई भी कोलाइडी विलेन बना रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, तो उसको हाइड्रोसॉल अथवा एक्वोसॉल कहा जाता है। इसमें आपका जो कोलाइडी विलेन है उसको याद रखना है, इसको हमें जल में ही बनाना है। और अगर हम इसको एल्कोहल में बना रहे हैं तो उसको हम एल्कोसॉल कहेंगे, और अगर उसको हम बेंजीन में बना रहे हैं बच्चों तो उसमें बेंजोसॉल कहेंगे। और अगर एरोसॉल की बात करें तो इसको गैस में बनाया जाता है। बस आपको ये 3 चीजें याद रखनी है, आप सारी डेफिनेशंस को बना सकते हो, रटना नहीं समझना है, बहुत इजी डेफिनेशंस है, टेंशन मत लो। तो आप सेकंड डेफिनेशन आसानी से चुटकियों में बना पाओगे। अब एल्कोसॉल की क्या बनाओगे बच्चों, एल्कोहल में कोलाइडी विलेन को, एल्कोहल में कोलाइडी विलेन को, अगर एल्कोहल में कोई कोलाइडी विलेन बनाया जा रहा है, कोलाइडी विलेन को एल्कोसॉल कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो एल्कोहल में आपका सेलुलोज सभी जानते होंगे, सेलुलोज का नाम तो सुना ही होगा यार, सुना है ना, सेलुलोज नहीं सुना। देखो बच्चों आप सभी को पता होगा कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज से ही बनी होती है। और ये अगर हम बात करें तो हमारा एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा सैकेराइड्स के बारे में, डोंट वरी। तो एग्जाम्पल में आप सभी लिख सकते हो, एथेनॉल में सेलुलोज का विलयन, सेल्यूलोज का विलयन, तो ये आपका इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी हम कोलाइडी विलयन को अगर एल्कोहल में बना रहे हैं बच्चों तो उसको हम एल्कोसॉल कहेंगे। बस छोटी सी बात आपको याद रखनी है। और अगर मैं बेंजोसॉल की बात करूं तो यार सीधी बात है, बेंजीन में बने कोलाइडी विलयन को, तीसरा पॉइंट आप खुद लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो बेंजोसॉल का, बेंजोसॉल क्या लिखोगे बच्चों, बेंजीन में बने कोलाइडी विलयन को बेंजोसॉल कहते हैं। क्लियर है, तो रटना नहीं यार, केवल समझना है। और चौथा पॉइंट आप सभी बहुत अच्छे से लिख सकते हो एरोसॉल के बारे में, ठीक है, कि अगर कोई भी कोलाइडी विलयन अगर गैस में बनाया जा रहा है तो उसको हम एरोसॉल कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपको रटना नहीं केवल समझना है। और सारी डेफिनेशंस बहुत इजी है, इसको मिटा देते हैं जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए, किसी को दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलो लिख लोगे ना, चौथा पॉइंट लिख लोगे ना। अगर कोलाइडी विलयन को किस में बनाया जा रहा है, गैस में, या फिर हम कह सकते हैं कि जो परिक्षेपण माध्यम आपका क्या है, गैस है, तो उसको हम बच्चों एरोसॉल कहते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, कोहरा है, धूल है, बादल है। एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ देर पहले ही आपको बताया था, मैंने बताया था ना, ठोस का या फिर द्रव का गैस में अगर कोई विलयन बनेगा तो उसको हम एरोसॉल कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो द्रव में एरोसॉल या फिर ठोस में एरोसॉल उसको कहा जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इजी चीजें हैं यार, इसमें आपको रटना नहीं केवल समझना है, ठीक है ना। बेंजोसॉल की डेफिनेशन आप आसानी से बना लोगे, एरोसॉल की डेफिनेशन आप आसानी से बना लोगे। एरोसॉल में लिख दे रहा हूं एक बार, चलो। तो रटना नहीं यार, केवल समझना, आप सारी डेफिनेशन को इजी तरीके से बना सकते हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम तीसरा जो पॉइंट है बच्चों इसको डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये छोटी छोटी हेडिंग तो एक नंबर पूछे जाएंगे, बट यहां से 2 नंबर में पूछा जाता है। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, दिक्कत तो नहीं है, कमेंट कर देना अगर हो तो। चलो अब कल से चलेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं बोर्ड परीक्षाओं में वो आपको मैं कल से पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर में, ओके। तीसरा पॉइंट डाल लीजिए, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा ओम बोले, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण के आधार पर इस आधार पर बच्चों कोलाइडी विलयन केवल 2 प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं? केवल और केवल 2 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से वो 2 टाइप्स हैं बच्चों? नंबर 1 द्रव स्नेही कोलाइड, नंबर 1 द्रव स्नेही कोलाइड, और नंबर 2 द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है ना, जो द्रव से विरोध करेंगे उनको द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं, जो द्रव से स्नेह करेंगे उनको द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। तो रटना नहीं यार, केवल समझना है। अब बात करते हैं पहला पॉइंट डालकर, द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड बहुत इजी डेफिनेशन है बच्चों, रटना नहीं है। अब देखो, द्रव स्नेही मतलब द्रव से स्नेह करना। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें अगर हम विलायक के संपर्क में लाएंगे तो ये शीघ्रता से कोलाइड अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात विलायक से क्या करते हैं? स्नेह करते हैं। तो ऐसे विलयन को या फिर ऐसे पदार्थों को हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो गोंद का जलीय विलयन आप लिख सकते हो। ऐसे पदार्थ जिन्हें विलायक के संपर्क में लाने से यह शीघ्रता से कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात क्या? द्रव से स्नेह करते हैं, द्रव से स्नेह करते हैं, कोमा द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो गोंद का जलीय विलयन, गोंद का जलीय विलयन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी देखो, अगर गोंद है उसको जल के संपर्क में लाएंगे तो तुरंत ही कोलाइडी विलयन बन जाएगा। ऐसा नहीं उसको बनने में टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो पदार्थ है, जो गोंद है, ये विलायक से स्नेह कर रहा है, विलायक के संपर्क में जैसे लाओगे तुरंत कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात द्रव से स्नेह कर रहा है। ठीक है, क्लियर सभी को? तो डेफिनेशन आसानी से बना लोगे ना, दिक्कत तो नहीं आएगी। ऐसे पदार्थ जिन्हें विलायक के संपर्क में लाने से हमारे पास ये है वाटर, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, और यहाँ पर हमने रखा गोंद। जैसे गोंद को इस जल के संपर्क में लाओगे तुरंत ही कोलाइडी विलयन बन जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो पदार्थ है वो विलायक से स्नेह कर रहा है, द्रव से स्नेह कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इनकी कुछ विशेषताएं आप सभी को याद रखनी लेनी है बच्चों। द्रव विशेषताओं में क्या लिखोगे? द्रव से स्नेह करते हैं, आपको मैं बता दिया, द्रव से स्नेह करते हैं। नंबर 2 स्थायी होते हैं। स्थायी मतलब परमानेंट, एक बार कोलाइडी विलयन बन गया तो बन गया, स्थायी होते हैं। और नंबर 3 उत्क्रमणीय होते हैं। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, उत्क्रमणीय होते हैं। 3 पॉइंट आपको क्या याद रखने बच्चों? आपने देखा द्रव से स्नेह करते हैं, ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। नंबर 2, अब देखो स्थायी है, अगर हमारा कोई कोलाइडी विलयन बन गया, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन अगर बन गया तो वो परमानेंट है। ऐसा नहीं वो टेम्परेरी कुछ टाइम बाद बेकार हो जाएगा या फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तीसरी चीज, अगर किसी भी कारणवश हमने जो कोलाइडी विलयन बना था अगर उसको दोबारा से बेकार कर दिया, कैसे भी कुछ भी बेकार हो गया, तो उसका मतलब क्या है कि ये दोबारा से कोलाइडी विलयन बना लेगा। उत्क्रमणीय का मतलब जानते हो? दोबारा से। अब देखो फॉर एग्जांपल उत्क्रमणीय का मतलब बहुत सारे बच्चों को ना पता हो। अब जैसे हमने इन दोनों पदार्थों को बनाया, ठीक है ना, समझ लेना, गोंद था और जल था, हमारा क्या बन गया? ये एक विलयन बन गया। और किसी कारणवश अगर हमने इनको हटा दिया, किसी कारणवश से इस विलयन को हमने नष्ट कर दिया, तो दोबारा से कोलाइडी विलयन को बना सकते हैं। इसी वजह से इनको कहा गया उत्क्रमणीय। और देखो द्रव विरोधी कोलाइड में भी आपको रटना नहीं है, केवल यहीं पे मैं आपको समझा दे रहा हूं सारे पॉइंट। द्रव विरोधी कोलाइड बच्चों क्या है डेफिनेशन समझना। ऐसे पदार्थ जिन्हें विलायक के संपर्क में लाने से यह शीघ्रता से कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित नहीं होते, अर्थात द्रव से विरोध करते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। तो रटना पड़ेगा क्या? और जितने भी धातुओं के कोलाइड विलयन हम लोग बनाते हैं वो सभी के सभी बच्चों द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। क्या होते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। डेफिनेशन यार एक से ही बनाना सीखो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रट सकोगे। समझो, हर चीज बहुत ईजी है। और ये 3 पॉइंट्स की बात करें तो पहला पॉइंट
द्रव से विरोध करते हैं। नंबर 2, स्थायी है तो यहाँ पर अस्थायी लिखोगे। कुछ टाइम बाद ऐसा हो सकता है कि जो कोलाइड विलयन हमने बनाया तो खराब हो जाए, वो अपनी अवस्था में ना रहे। तीसरा, अनुत्क्रमणीय होते हैं, इनकी तरह उत्क्रमणीय नहीं होते। अगर एक बार किसी भी प्रकार से हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसको दोबारा से कोलाइडीय अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, तो ये 3 पॉइंट्स सेम इसी की तरह से हैं, आप आसानी से इनको बनाकर देख सकते हो। तो रटो मत, केवल समझने का प्रयास करो। एक डेफिनेशन मैंने लिखी है, इसी से आपको डेफिनेशन बनाना सिखा दिया। उसी प्रकार से मैंने वहां पर 4 डेफिनेशन आपको बताई थी, लेकिन चारों ऐसी थी कि आप एक तैयार करोगे, चारों अपने आप तैयार हो जाएंगी। तो ये चीजें होती हैं यार, आपको कंबाइंड करके समझना, स्मार्ट तरीके से पढ़ना, इसी को बोला जाता है। आप किसी भी चीज को रट लो, आज रट लो कल भूल जाओ, क्या फायदा। लेकिन अगर आपने समझ लिया कि सर ने बताया था एल्कोसॉल का मतलब एल्कोहल में विलयन बनेगा, बेंजोसॉल का मतलब बेंजीन में कोलाइड विलयन बनेगा, सही है ना, एरोसॉल का मतलब गैस में कोलाइड विलयन बनेगा। तो ये चीजें समझने वाली होती हैं बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का जितना भी मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है सारा का सारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो को बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में मत करना। ओके स्टूडेंट्स।